वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर और हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उनसे बड़ी अपडेट लेंगे। तो चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशा, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ खास अपडेट है ईशा आज ग्राउंड जीरो से? देखिए, आज मौसम की अगर ख़ास तौर से बात की जाए तो मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोहरे और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत इस वक्त है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो धूप है वो खिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अगर ख़ास तौर से पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है और विजिबिलिटी 50 मीटर के करीब तक पहुँच चुकी है। चंडीगढ़ से फ़िलहाल एक फ़्लाइट को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ पहुंचने वाली दूसरी फ्लाइट्स के समय में भी देखिए तब्दीली की गई है और देरी से जो फ्लाइट्स है वो उड़ान यहां पर भरती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर अमृतसर की बात करें तो वहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से एक फ़्लाइट आई थी जिसे लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है। ऐसे में उसे वापस दिल्ली भेज दिया गया है। दुबई से आने वाली अमृतसर जो फ्लाइट आने वाली थी उसे डाइवर्ट करके जयपुर भेज दिया गया है। तो यातायात सेवाएं कोहरे के चलते बहुत ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर हुई है। मौसम विभाग की तरफ से 30 दिसंबर तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 31 तारीख की बात करें, साल का आखिरी दिन है, और 1 जनवरी की बात करें नए साल की, इन दोनों दिनों में हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में भारी बर्फबारी की संभावना फिलहाल यहाँ पर जताई गई है। इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है, लेकिन ठिठुरन अभी से ही बढ़ चुकी है। कोहरे और शीतलहर की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत है। घने कोहरे के चलते यातायात सेवाएं, हवाई सेवाएं और रेल सेवाएं बहुत ज़्यादा बाधित हुई हैं। बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ा हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। रेल सेवाओं की अगर बात करें तो देरी से यहाँ पर जो रेल सेवाएं हैं वो चल रही हैं और इसके अलावा जो उड़ानें हैं वो भी देरी से यहाँ से जो फ्लाइट्स हैं वो चल रही हैं। और चंडीगढ़ पहुँचने वाली फ़्लाइट्स हों चाहे अमृतसर पहुँचने वाली फ़्लाइट्स हों, उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब के लिहाज से तो देखिए 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सत्र इसलिए अहम है, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में मनरेगा को बदलकर जो विकसित भारत जी राम जी बिल लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, दोनों सदनों में विपक्ष के कड़े विरोध के बाद भी इसे पास किया गया। तो ऐसे में अब पंजाब सरकार की तरफ से विशेष सत्र 30 दिसंबर को बुलाया गया है। इसमें जो विकसित भारत जी राम जी बिल केंद्र सरकार लेकर आई है इसमें चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद जो है केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव भी विधानसभा के भीतर पास किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि इस चर्चा में वो पूरी तरीके से सत्ताधारी पार्टी के साथ रहेंगे, यानी कि आप सरकार के साथ वो खड़ी रहेगी, क्योंकि जो मनरेगा है वो गरीबों के खिलाफ लाया गया है और महात्मा गांधी का नाम जिस तरीके से हटाया गया है, कांग्रेस इसका कड़ा विरोध कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि नियमों में जो संशोधन किया गया है इससे गरीब और किसान और मजदूर तबके के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और ऐसे में ये भी देखना है कि क्या पंजाब बीजेपी, जिनके 2 विधायक हैं सदन में, उनकी तरफ से इस चर्चा के दौरान क्या पक्ष रखा जाता है, क्या वो इसका विरोध करते हैं या नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो पंजाब के लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में जो पंजाब बीजेपी है उनका क्या पक्ष रहता है, क्या वो केंद्र के साथ खड़े रहते हैं या फिर पंजाब की जो पार्टियां हैं उनके साथ खड़ी हुई वो नजर आती है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पंजाब सरकार विशेष सत्र तो लेकर आई थी, लेकिन उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। अब जो ये सत्र लेकर आ रही है इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हो और मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो कहते हुए नजर आए हैं कि विधानसभा में तो इस पर चर्चा की जाएगी और सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन सड़कों पे भी उतरा जाएगा अगर इस बिल को सरकार वापस नहीं लेती है। बहरहाल दोनों सदनों में तो लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति इस बिल को कब मंजूरी देती है ये देखना होगा। इसके साथ ही अगर हम नए साल का देखिए आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा स्वास्थ्य को लेकर पंजाब की जनता को यहाँ पर दिया गया है। जो 3 करोड़ की जनता है पंजाब की,
वो 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकती है पंजाब और चंडीगढ़ में। जो सूचीबद्ध अस्पताल है वहाँ पर वो सरकारी हो चाहे निजी हो, और किसी तरीके की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। और इस सुविधा के लिए जो ये स्वास्थ्य संबंधी सुविधा पंजाब सरकार की तरफ से लोगों को दी जाएगी, उसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। जो भी पंजाब के निवासी हैं वो अपना इलाज पंजाब के अस्पतालों में, और जो सूचीबद्ध चंडीगढ़ के अस्पताल हैं चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, 10 लाख रुपए तक का तुरंत मुफ्त इलाज वो करवा सकते हैं। और देखिए, क्योंकि 2027 में शुरुआत में ही मार्च में फरवरी और मार्च के बीच में चुनाव होने हैं पंजाब विधानसभा के, और ऐसे में एक एक सौगातें यहाँ पर पंजाब सरकार की तरफ से दी जा रही है। एक तरफ सदन बुलाया जा रहा है, और सदन से पहले 29 तारीख की बात करें तो पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोपहर 12 बजे अपने निवास में भी बुलाई है, और जिसमें अहम और कड़े फैसले भी सरकार ले सकती है, क्योंकि उसके बाद सदन को बुलाया गया है। 11 बजे सदन की कार्रवाई 30 दिसंबर को शुरू होनी है। 2027 में विधानसभा चुनाव है पंजाब में, और उसकी तैयारी करते हुए सभी पार्टियां अब नजर आ रही है। वासु के पास जाऊंगी। वासु, क्या कुछ खास खबरें हैं आज गाजियाबाद से? पहले पूरे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 30 जिलों में ठंड को देखते हुए हाई अलर्ट जारी हुआ है। 30 जिले ऐसे हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है, और 31 जिले ऐसे हैं जिनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें 14 जिले ऐसे भी हैं जहां येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जो ठंड है वो अब चरम सीमा पर है, और लगातार जो सुबह के समय कोहरा अपनी चरम सीमा पर होता है, और ठंडी हवाएं भी बहती हुई देखने को मिल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के सुबह का जो तापमान था वो 6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। और वही बात करें एक्यूआई लेवल की, तो एक्यूआई लेवल गाजियाबाद का 388 बना हुआ है। सोनिया लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है वो अपनी चरम सीमा पे बना हुआ है। करीब 1.5 महीने से प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी मार लोग अब ठंड की भी झेल रहे हैं, क्योंकि कोहरा एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ कोहरा। कहीं ना कहीं जो सड़कों पर चल रहे वाहन, उनकी भी उन्हें सड़कों पर चलने पर बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी है जो वो काफी कम हो गई है। वहीं बात करें यातायात की, तो लगातार जो ट्रेनें हैं उत्तर प्रदेश के तमाम रेलवे स्टेशन की बात करें तो जो ट्रेनों का समय है वो काफी इंतजार के बाद लोगों सफर कर पा रहे। 10-10 घंटे की देरी के बाद ही लोग ट्रेन का सफर कर पा रहे हैं। सोनिया, बिल्कुल बिल्कुल वासु, आपके पास लौटूंगी। बांदा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अनवर रजा, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अनवर, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश और बांदा से? देखिए, आज एक बड़ा मामला आया है बांदा जनपद से, जहां 13 साल पहले पेशी में जा रहे थे अपराधी, जिसमें 13 अपराधी एक साथ फरार हुए थे, और जिसमें एक अपराधी अभी रह गया था, जिसमें कि 12 अपराधी 2015 तक गिरफ्तार हो चुके थे। और पुलिस ने एक मुठभेड़ की, और इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इनाम के बाद कल रात में एसओजी टीम को और पुलिस को एक मुखबिर की सूचना के दौरान इस पता चला कि एक खदान के पास में ये आरोपी जो अभियुक्त जो था 2013 में पुलिस अभिरक्षा से भागा था पुलिस की गाड़ी में। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने पुलिस पर हमला किया था, पुलिस पर आंखों पर मिर्ची झोंकी थी, और मिर्ची झोंककर ये पुलिस की राइफल लेकर फरार हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद से ही पुलिस इसको ढूंढ रही थी, और पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम रखा था। इनाम रखने के बाद बराबर पुलिस कयाद कर रही थी, प्रयास कर रही थी कि किस तरह से गिरफ्तार किया जाए। तो पूरा मामला 2013 का था, और 13 बंदी एक साथ फरार हुए थे, और 13 बंदियों की बराबर ढूंढा जा रहा था। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। लगभग 12 जो बंदी थे, कैदी थे, वो गिरफ्तार हो चुके थे 2015 तक, लेकिन एक कैदी जो था वो अब तक फरार था, जिसपे इनाम 1 लाख रुपए रखा गया था। कल पुलिस चेकिंग कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक मुखबिर की सूचना मिली कि एक अपराधी वहां पर अवैध कट्टे के साथ में बैठा शराब पी रहा है। पुलिस ने उस पर घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने चारों तरफ से उस पर घेरा, तो पुलिस पर इसने फायरिंग करी, और फायरिंग के दौरान पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस में इस पर हमला किया, और पुलिस ने इसके पैर पर गोली मारी। और आरोपी जो कैदी था, जो फरार कैदी था, उसको जिला अस्पताल ले जाया गया है, और पूरी कार्रवाई की जा रही है। अभी जो राइफल लूटी थी उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल। अनवर, आपने बताया कि काफ़ी समय से वो गायब था, लेकिन अचानक से कैसे वो सामने आया और वो कहाँ छिपकर बैठा था? क्या इसकी कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? उसकी तरफ से कोई बयान दिया गया है इस पर? सोनिया, पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे थे, लगभग 13 थे। और 13 जो ये जो अपराधी थे, जो 13 जो कैदी थे, वो अपनी पेशी के दौरान चित्रकूट गए थे और चित्रकूट से वापसी जेल ले जाया जा रहा था, मंडल कारागार ले जाया जा रहा था। इसी बीच ये जो मुख्य अभियुक्त था, जो संदीप था, ये इसने क्या किया कि पुलिस वालों के ऊपर आंखों में मिर्ची डाल दी थी और एक साथ 13 जो अपराधी कैदी थे वो भाग गए थे। लेकिन पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ कुछ मौके पर 2-4 दिन में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ उसमें अभी फरार थे। लेकिन फरार थे 2015 तक लगभग सबको गिरफ्तार कर लिया था। ये था जो जनपद छोड़ चुका था और पुलिस कई जनपदों में और राज्यों में इसकी तलाश कर रही थी। इस पर पलाश बंसल जो एसपी हैं, उन्होंने एक टीम गठित की थी इसको ढूंढने के लिए। उस पे जो अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज थे, महविश ताक क्षेत्राधिकारी थी, बराबर इस पर नजर रख रही थी, क्योंकि अपराधी और अपराध को नियंत्रण करने के लिए योगी जी का जो अभियान चलाया जा रहा था, उस अभियान के तहत बांदा पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई थी और आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है बांदा पुलिस ने। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी मिली है। वासु, आपके पास आते हुए देखिए। वासु, एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रही थी वो पहले फेज की प्रक्रिया पूरी हो गई है। गाजियाबाद में कई लोगों के वोट कटे हैं, तो क्या ये बाहर से रह रहे थे लोग या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए? क्या वजह बताई जा रही है इतने ज्यादा वोट कटे हैं? और बीजेपी, एक तरफ तो विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, लेकिन यहां पर बीजेपी अगर वोट कट रहे हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा आगे जाकर। देखिए सोनिया, बीजेपी को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय सरकार ने एसआईआर की प्रक्रिया चलाई है, कहीं ना कहीं जो लोग संदिग्ध थे या जिनकी वोट्स नहीं थी, उन्हें विपक्ष को इसका नुकसान झेलने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे घर भी दिखाई दिए जहां एक घर में, एक मकान में करीब 10 वोट थी, लेकिन रहने वाले केवल 5 थे। इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार बीएलओ को आदेश दिए गए कि उन लोगों की पहचान जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो। लगातार इस पर अभी जांच चल रही है और जो बीएलओ है वो लगातार प्रत्येक तहसील या जो उनके केंद्र में जो उनका जगह है, उनको लेकर लगातार जांच भी करी है। तो एसआईआर एक बड़ा केंद्र सरकार का एक बड़ा ये जो इन्होंने प्रक्रिया है, ये एक साबित हो सकती है, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार लगातार जो भारतीय हैं उनको उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एसआईआर को लेकर कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे जो मर्द हो गए थे, लेकिन उनकी वोट अभी भी थी। तो जैसा बहुत सी जगह हमें देखने को मिला कि वार्डों में 500 वोट थी, लेकिन वहां लोग रह रहे थे 400। 100 लोगों की अगर बात करते हैं, 100 लोग जो मर गए या फिर यहाँ अपना स्थान छोड़ गए, तो ऐसे भी लोग हैं ना, कहीं इस चीज का फायदा बीजेपी को भी होगा और विपक्ष को भी होगा, क्योंकि जायज चुनाव होंगे और जायज ही मत डाले जाएंगे। सोनिया, बिल्कुल। अनवर, आपके पास आते हुए देखिए। अनवर, पूरे अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो एसआईआर की पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट कटे हैं। बांदा की अगर मैं बात करूं तो बांदा में क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है जिनके वोट कटे हो, या फिर कोई ऐसा आंकड़ा बांदा में सामने आया है? में भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें लगभग लाखों के वोट कटे हुए हैं, वोटर परेशान हैं और काफी लोगों ने बताया कि लगभग 1.5 से 2 लाख वोट अब कट चुके हैं। बांदा जनपद की बात कर रहा हूं तो। बिल्कुल। ईशा, आपके पास आते हुए देखिए। ईशा, लगातार विपक्ष की तरफ से मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। उनके जो अभी मेयर चुनाव है 2026 में, उससे पहले उनके जो 2 पार्षद थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी नगर निगम में बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। हालांकि जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए, बहुत बड़ा झटका यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लगा है, क्योंकि मेयर चुनाव की अगर बात करें जो जनवरी में अगले साल प्रस्तावित हैं चुनाव, और ऐसे में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी देखिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, काफ़ी चर्चा में रहा था पिछली बार का जो मेयर चुनाव था, और इसमें बीजेपी को टारगेट किया गया था कि बीजेपी की तरफ से जो है कोई भी हद बीजेपी अपना लेती है चुनाव जीतने के लिए। अब इस बार का जो चुनाव होना है उसमें देखिए ये तय हुआ है कि बैलेट पेपर से जो है मेयर चुनाव नहीं होगा, बल्कि हाथ खड़े करके चुनाव होने हैं। तो उससे पहले देखिए, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें
तो नगर निगम में 35 पार्षद हैं, जिसमें बीजेपी के 16 पार्षद थे। और ऐसे में बीजेपी बड़ी पार्टी तो थी, उसके पास ज़्यादा पार्षद तो थे, लेकिन आंकड़ा जो है गठबंधन के पास था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद थे और इसी तरह कांग्रेस की बात करें तो उनके पास 6 और एक उनके पास कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी वोट था। लेकिन यहाँ पर उससे ठीक पहले 2 पार्षद यहाँ पर सुमन शर्मा और पूनम देवी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और अब जो ये आंकड़ा दोनों तरफ बराबरी का है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अब 18 पार्षद हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की बात करें तो उनके पास भी अब 18 की संख्या है और जीतने के लिए देखिए 19 वोट चाहिए। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। देखिए जनवरी के मध्य या आखिर में ये चुनाव होने हैं मेयर के, उससे पहले अगर 1 या 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाते हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से अपना मेयर यहाँ पर बना लेगी। और बड़ा झटका यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी को जरूर लगा है, जहाँ पर केजरीवाल हो चाहे फिर कांग्रेस हो, वोट चोरी का आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगाते हैं। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंचकुला का दौरा था, उस दिन ही 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर शामिल हुए हैं। एक कड़ा संदेश, स्पष्ट संदेश अपने विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है कि उनके पास आंकड़ा पूरा है। अगर चुनाव जनवरी के मध्य में भी हो जाते हैं तो बीजेपी इस चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो जो चुनाव है उसे एक खेल की तरफ से खेलते हैं और खुद को वो खिलाड़ी मानते हैं। और अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ जो यहाँ पर जो पार्षद हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी छोड़कर या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं या बीजेपी से कोई पार्षद दूसरी पार्टियों में जाता है, क्योंकि दोनों तरफ जो है आंकड़ा बराबरी का है। जीत के लिए 19 वोट चाहिए और इस बार का भी जो मेयर चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल ईशा, मेयर चुनाव दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आंकड़ा बराबर का है। ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाती है या नहीं। लेकिन ईशा, इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो ये है कि कुछ दिनों पहले ही, अभी 1-2 दिन पहले जो राज्यपाल है उन्हें बड़ी धमकी मिली है। किसने ये धमकी दी, क्या इसका कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि सोशल मीडिया पर उनको एक के बाद एक धमकी दी गई थी। किस पार्टी की तरफ से ये धमकी दी गई है? की कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है और इस तरीके की कोई जानकारी भी साझा नहीं की गई है कि पंजाब के राज्यपाल को किसी तरीके की धमकी दी गई हो। और क्योंकि पंजाब के राज्यपाल की अगर बात करें तो उनकी गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल हैं। लगातार वो अलग अलग विभिन्न एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं, सभी कार्यक्रमों में उनकी शिरकत हम देखते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का आप जिक्र कर रही हैं कि उन्हें धमकी दी गई है, फिलहाल इस तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ठीक है ईशा। वासु, आपके पास आते हुए, देखिए वासु, जिस तरीके से एक के बाद एक एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यूपी में यही है, कफ सिरप को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जांच सीधा अब बड़े लोगों पर भी इसकी आंच पहुंच रही है। कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं, छोटे लोगों को पकड़ लिया जा रहा है, लेकिन जो बड़े लोग इसके पीछे छिपे हैं उनका खुलासा नहीं हो पा रहा है। और गाजियाबाद में भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां से सप्लाई होती थी दवाइयों की। देखिए सोनिया, पहले तो मैं एसआईआर के मुद्दे पे बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री मेरे साथ हैं, सीधे से बात करेंगे। भाई साहब, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम राहुल बैसला है। राहुल जी, एसआईआर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये प्रक्रिया गलत है, क्या कुछ कहेंगे एसआईआर को लेकर? विपक्ष तो हर चीज के ऊपर सवाल उठाता है, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना विपक्ष ने कभी देश के विकास के बारे में सोचा। आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास चल रहा है और पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। ये भी विपक्ष को जो है, इसके लिए भी विपक्ष जो परेशान है, हैरान है, क्योंकि वो लंबे समय तक शासन में रहे लेकिन वो देश के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज देश की जनता भी खुश है और देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष नेतृत्व कर रहे हैं जिनके सामने पूरी दुनिया आज नतमस्तक है भारत के सामने। तो ये विपक्ष के को ये
देखिए, जो विपक्ष है वो एसआईआर को नोटबंदी से जोड़ रहा है, या फिर कोरोना जैसे महामारी में जिस तरीके से लोग पीड़ित हुए, तो वो कह रहे हैं कि एसआईआर भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक होगा। इसको लेकर क्या कहते हैं? एसआईआर लोगों के लिए हानिकारक नहीं होगा। इसमें जो डबलिंग वोटें थी, जो गलत वोटें थी, वो वोटें कट रही हैं, इसलिए विपक्ष को दर्द हो रहा है। तो पिछला जो 2003 में जब वोटें बनी थी, दोबारा जब ये प्रक्रिया हुई थी, तो उस समय ये उसके बाद 2004 में 2009 में विपक्ष का जो सरकार रही थी, तो आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो विपक्ष को दर्द इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो उन्होंने गलतियां, जो खामियां, जो कमियां उनके नेतृत्व में जो रही होंगी, आज वो नहीं हो पा रही हैं। आज ईमानदारी से काम चल रहा है, ईमानदारी से देश आगे बढ़ रहा है। यही दिक्कत आज विपक्ष को परेशान कर रही है। और विपक्ष के पास सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश का, पूरे विश्व भर में इतना नाम, बिल्कुल बिल्कुल वासु जिस तरीके से इनका कहना है कि बीजेपी के राज में अच्छे से काम हो रहा है, सभी जनता उनसे संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।